नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे में से एक का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह मामला है अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद का, जो 67 वर्षों के बाद भी सुलझा नहीं है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर से जुड़ा विवाद आपसी बातचीत के जरिए अदालत से बाहर सुलझाया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। 1950 से लेकर 2017 तक 67 वर्षों में देश बदल गया, दुनिया बदल गई, मुद्दे बदल गए, हमारे नेता बदल गए, सत्ताएं बदल गई, राजनीतिक पार्टियों की ताकत बदल गई। भारत की जनसंख्या 1950 के मुकाबले 3.5 गुनी हो गई। अनाज का उत्पादन 5 गुना हो गया। भारत चांद और मंगल ग्रह तक भी पहुंच गया। लेकिन अगर आज तक कुछ नहीं बदला तो वो है राम जन्मभूमि से जुड़ा ये विवाद। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ये मामला आज तक सुलझा नहीं? क्या हमारे देश के सिस्टम में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी? आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी नहीं होगा कि ये पूरा विवाद क्या है और इसे सुलझाने में कौन सी अड़चन है। ये सारे सवाल आज एक गहरे विश्लेषण की मांग कर रहे हैं। ये भारत की जनता से जुड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि इसके केंद्र में भगवान राम है। त्रेता युग में भगवान राम अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन कलयुग में राजनीतिक पार्टियों और हमारे शातिर नेताओं ने श्री राम को फिर से राजनीतिक वनवास पर भेज दिया। भगवान श्री राम का कलयुग वाला वनवास 14 वर्षों में खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये राजनीतिक वनवास आज भी जारी है। और इस मुद्दे के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव करके पाकिस्तान के प्रति और ज्यादा आक्रामक होने वाला है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के मंच पर यह बात सामने आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत अपनी नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर पॉलिसी को बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ परमाणु हमला करने की पहल भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा। इसलिए इसका डीएनए टेस्ट करना भी आज जरूरी है। और आज हम भारत के हर परिवार की 3 पीढ़ियों से जुड़ा एक जरूरी डीएनए टेस्ट करेंगे। ये एक ऐसा विश्लेषण होगा जिसे देखकर आप बहुत भावुक हो जाएंगे और यह भी हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। हम आपको आज बताएंगे कि एक बेटे ने व्हील चेयर पर बैठे अपने पिता को अदालत के चक्कर क्यों लगवाए। एक बेटे ने कैंसर से लड़ती अपनी मां को कोर्ट कचहरी के चक्करों में क्यों घसीटा। आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हमारे देश में भगवान के समान कहे जाने वाले माता पिता को अपने हक के लिए अपने ही बच्चों से लड़ना क्यों पड़ता है? ये आप सबको असहज करने वाले सवाल हैं और इन सवालों का आधार है दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसके मुताबिक माँ बाप को ये पूरा अधिकार है कि वो बुरा व्यवहार करने वाले अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हम इस विषय पर आज एक गहरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या विवाद एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और इसे सुलझाने के लिए बातचीत की नई पहल होनी चाहिए। खुद मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने बातचीत में मध्यस्थता करने की पेशकश की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो किसी दूसरे जज को भी मध्यस्थ बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुलह के लिए मुख्य वार्ताकार नियुक्त करने की पेशकश भी की। कोर्ट की राय बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। याचिका में स्वामी ने मंदिर निर्माण के लिए जल्द मसले के निपटारे की अपील की है। आपस में उन्होंने सलाह की 3 जजेस ने, और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार माने 31 मार्च को आप फिर आकर हमसे इस बात को उठाइए और हम आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे। कोर्ट ने बातचीत की संभावना तलाशने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना है कि कोर्ट से ही मामले का हल निकलेगा। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। सरकार अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का समर्थन करती है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा है कि कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की राय का स्वागत किया जाना चाहिए। ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है। दोनों साथ बैठ करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा और बहुत ही देश के हित में रहेगा। ये वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा कि मसले के हल के लिए बातचीत का रास्ता ठीक है, तो आरएसएस ने कहा
कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकले। At the earliest, this issue should be settled and a grand temple should be erected by the total involvement of all Indians. सीपीएम और AIMIM जैसी पार्टियों ने कहा है कि अयोध्या विवाद का निपटारा कोर्ट में ही हो। बातचीत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनवाई कर रहा है, वो रोज इसकी सुनवाई करे। हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर। टाइटल का डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप का नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा और इसके बिना रिटर्न दाखिल नहीं हो सकेगा। 1 जुलाई से नया पैन बनवाने के लिए अब फॉर्म पर आधार नंबर बताना जरूरी होगा। आधार कार्ड नंबर न देने पर आधार एनरोलमेंट ID बतानी होगी। ऐसा न करने पर पैन का आवेदन अवैध माना जाएगा। सरकार पहले ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन के लिए आधार को जरूरी बना चुकी है। यही नहीं, हाल ही में सरकार ने मिड डे मील के लिए आधार को जरूरी बनाया है, जिसका कुछ राज्य विरोध भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए तक करने की तैयारी में है। आज लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। काले धन पर रोक के लिए बनी SIT की सिफारिश पर इस बार के बजट में 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार अब इस लिमिट को 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रख रही है, जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है। 31 मार्च 2017 तक सभी लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट RBI में जमा कराने की छूट न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरह देश में रहने वालों को ये छूट क्यों नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 के भाषण के आधार पर केंद्र को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि जो लोग 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट नहीं जमा कर सकेंगे, वे वजह बताकर 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट RBI में जमा कर सकेंगे। लेकिन RBI अब सिर्फ NRIs को ही छूट दे रहा है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार सबके लिए है, न कि किसी एक जाति या समुदाय की। योगी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जो भ्रष्टाचार और अत्याचार से मुक्त होगा। योगी आदित्यनाथ यूपी का CM बनने के बाद संसद में बोल रहे थे। वो अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज भी कसा। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। CM बनने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने योगी को बधाई दी। श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री के नाते आपका स्वागत है, लेकिन सदन के सदस्य के नाते आज आप इस विषय पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 1 हफ्ते में जमीन देने का वादा किया है। योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए थे, जहां उनकी महेश शर्मा से मुलाकात हुई है। एक प्रशासक हैं, कुशल प्रशासक हैं, 5 बार के अनुभवी सांसद हैं। उनके नेतृत्व में अब देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर सभी जिन कामों की गति शिथिल पड़ चुकी थी, उन सभी कामों को हम तेज गति से पूरा करेंगे। दिल्ली में आज योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। योगी आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मिले। संसद में कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर रहने वाले बीजेपी सांसदों को पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि संसद की कार्रवाई में शामिल होना सांसदों की मुख्य जिम्मेदारी है। सांसदों को बुलाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं अचानक कभी भी किसी भी सांसद को बुला सकता हूं, इसीलिए सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहना चाहिए। बजट सत्र में कई बार ऐसा हुआ जब सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए जरूरी कोरम भी पूरा नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज संसदीय दल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद पीएम ने सांसदों को फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच पर रोक से इनकार कर दिया है। सीबीआई जांच कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को टीएमसी नेता सौगत राय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। After hearing for long, the Supreme Court has ordered that CBI will continue the preliminary inquiry. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी दफ्तर ने नारद स्टिंग ऑपरेशन की प्लानिंग की थी और इसे जारी किया था। पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग के टेप सामने आए थे। इस स्टिंग में कुछ टीएमसी नेता रिश्वत लेते दिखाई दिए थे। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने के वहां की सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद से आई 18 मार्च की तस्वीरों में लोग पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। चीन ने पीओके से गुजर रहे अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के सामने चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य बनाकर पीओके पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है। रियासत जम्मू कश्मीर को हमारे शरीर में ये बात आई है कि इसको तकसीम करने की कोई बात हो रही है और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को सूबा बनाते हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर का केस तो खत्म हो गया। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। खालिस्तान समर्थक इस आतंकी का नाम गुरसेवक सिंह उर्फ बाबला है। दिल्ली पुलिस ने बाबला को दिल्ली में महिपालपुर के पास नेशनल हाईवे नंबर 8 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गुरसेवक सिंह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है और उस पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने, लूट और मर्डर के 75 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। गुरसेवक इलियस बाबला 51 साल की उम्र है और ये डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब का मूल रूप से निवासी है। इसको हमने एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। काफी अरसे से क्राइम और मिलिटेंसी के एरिया में ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 8 देशों से आने वाली फ्लाइट्स में बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ रखने पर बैन करने का फैसला किया है। बैन किए जाने वाले सामानों में लैपटॉप और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं। ये बैन किसी भी अमेरिकी एविएशन कंपनी पर लागू नहीं होगा, जबकि रॉयल जॉर्डन सहित फॉरेन एयर सर्विस इसके दायरे में आएंगी। एक अमेरिकी ऑफिसर के मुताबिक नियम मंगलवार को आधिकारिक रूप से घोषित और लागू हो सकता है। यात्रियों को ये सामान कार्गो होल्ड में रखना पड़ेगा। यात्री अपने साथ स्मार्टफोन और मेडिकल उपकरण रख सकेंगे। काहिरा, दुबई और अबू धाबी, इस्तांबुल, दोहा, अम्मान, कुवैत, मोरक्को और रियाद एयरपोर्ट पर इस बैन का असर होगा। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया है।